नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। इनमें जहां एक तरफ विलेज फार्मरलैंड एक्ट में संशोधन पर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ रैशनलाइजेशन आयोग को विधिवत मंजूरी दी गई और साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी भी बनाई गई। क्या कुछ अहम फैसले लिए गए इस रिपोर्ट में आप देखिए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई एजेंडे रखे गए। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा की गई। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही श्यामलाल जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस कैबिनेट बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि जमीन एक्ट एजेंडे पर बैठक में मोहर लगी है और इसके साथ ही आयुष पद्धति से इलाज को मान्यता मिली है। सीएम ने यह कहा कि इस बैठक में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए। संख्या थी वो भी काफी के बाद हुई है तो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है तो वो किया गया है। दोबारा से देखने से पूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसकी चर्चा करने के बाद आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की जमीनें हैं उन गौचरान की जमीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की जमीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी। डीसी के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई पशुओं का उसी यानी गौशाला के लिए कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीजें अब बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी इसलिए लोग लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑप्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए। तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी है। दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही
रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का, अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीइंबर्समेंट नहीं होती थी। रीइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज बनी हुई हैं। गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। पीएम ने कहा कि विलेज फॉर्मर लैंड एक्ट में संशोधन पर भी चर्चा की गई। रैशनलाइजेशन आयोग को विधिवत मंजूरी दे दी गई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए रिपोर्ट मंगवाई है और इसके साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी भी बनाई गई है। सीएम ने जानकारी दी कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट में बदलाव पर मोहर लग गई है। जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी, वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है। या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएं आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसकी हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके यहाँ लागू कर दिया अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में, क्योंकि अब हर विभाग की, हर काडर की अलग से ये प्रमोशन होगी, प्रमोशन यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो काडर वाइज होगी, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में उनको देनी है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं हमारे, उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। इसके लिए एक घोषणा की थी हमने, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी, उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के नाते से उसका एक चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, अलग अलग विधाओं के होंगे, और ठीक से क्वालिटी मेंटेन कैसे हो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएंगे। और थर्ड पार्टी का सहयोग भी लिया जा सकता है, अथॉरिटी के लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ताकि उसका एक क्वालिटी वाइज चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाए। तो अलग से एक अथॉरिटी जो बनी है उसका भी आज क्लियरेंस हुआ है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं, मेनली तो गुड़गांव में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं हैं। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है, डिपार्टमेंट का कहना उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज़ के माध्यम से चीज़ें ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं, दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए, जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर, उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के 100% का 25% और, यानी 25% ऑफ कैपिटल, वो जो कैपिटल क्या, जो ओरिजिनल अमाउंट, उस पेनल्टी नहीं, जो ओरिजिनल अमाउंट का अगर उससे भी ज़्यादा है तो सिर्फ उसका 25%, अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और बाहर हो सकते हैं, और उनका लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा और बाकी अपने काम को जारी रख सकते हैं। और जिनका यानी पार्ट पेमेंट आई हुई है उस रिन्यूअल में और पार्ट पेमेंट रह गई है, उसका नियम ये बनाया कि
जितनी पार्ट पेमेंट है वो, और जो उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि है उसका 10%। पहले तो था टोटल का 25%, इसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% वो जमा करा करके और उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मोटे रूप से हमने निर्णय किया है। डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे करें क्या पेनल्टी की ओर या जो लेट फीस की तरफ ना जाना पड़े, तुरंत अगर रिन्यूअल कराना है तो उसकी कठिनाई को समझते हुए और सरल कोई एक पद्धति बनाई जाए ताकि वो साथ साथ अपना रिन्यूअल भी कराएं, अपने काम को पूरा करें। किन्हीं भी कारणों से प्रोजेक्ट अगर स्टकअप होता है तो इसका लाभ किसी को भी नहीं है, ना तो बिल्डर्स को है, ना जो कंज्यूमर है उनको है, गवर्नमेंट को भी लाभ नहीं है। कोई हमें लालच नहीं है कि उनकी तरफ हम पेनल्टी लगाएंगे तो उसका कोई लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होता, बल्कि एक चीज़ें रुक जाती हैं और इकोनॉमिकली भी, आर्थिक दृष्टि से भी हमारा जो चीज़ रुकती है उसका नुकसान, तो हम उसका और भी सरल उसका तरीका करने वाले हैं। हमने जो यूएलबी में एक पॉलिसी बनाई थी कि जो 20 साल से पहले अर्थात सन 2000 से पहले जो प्रॉपर्टीज उनको तय बाजारी पर दी गई थी, लीज रेंट पर दी गई थी, ऐसे लोगों को ऑफर दी है कि वो लोग एक राशि प्रोपोर्शनेट जो कलेक्टरेट है उसमें एक राशि तय की थी कि उतना जमा कराएं और वो अपने नाम करा सकते हैं। लगभग 1000 प्रॉपर्टीज उनके नाम हो चुकी हैं, लेकिन जब ये सारा प्रोसेस चालू किया तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है यूएलबी की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है कि जितने विभाग हैं, 2-3 चीज़ें छोड़ी हैं उसमें, जैसे हॉस्पिटल्स की कुछ दुकानें हैं वो भी छोड़ दी हैं, टूरिज्म वाले उन्होंने भी अपने जो टूरिज्म सेंटर हैं वहाँ कुछ दुकानें किराए पर दी हैं वो छोड़ी गई हैं, और एक तीसरी चीज़ और छोड़ी थी कोई, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, मतलब 2 या 3 ऐसे छोटे विभाग, वरना जो खास करके म्यूनिसिपैलिटीज़ की या रेवेन्यू की या इरिगेशन की, पीडब्ल्यूडी की, जिनका काम दुकानें बना करके रेंट पर देना नहीं है, वो तो कई बार ज़मीन खाली होती है वहाँ तेज बाजारी में, बल्कि किराया भी यूएलबी का ले लेते हैं। और अभी जाके क्लियर हुआ कि यूएलबी तो बिना मालिक हुए भी किराया वसूल रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी बना दी कि वो भी उसी पॉलिसी के आधार पर ये ज़मीनें या 100 गज का उसका एक साइज रखा है मैक्सिमम, दुकान अथवा मकान 100 गज का है, वो उनसे पैसा लेकर उनका नाम कर दिया जाए। स्वामित्व शहरी ये इसका नाम है, इसमें भी एक प्रगति हुई है। मोटे रूप से ये सब निर्णय थे जो वैसे फॉर्मल थे काफ़ी, तो कोई एक्सटेंशन का कि वैसे तो डिपार्टमेंट में भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी ठीक रहे, लेकिन कई बार कोई दूसरा एक सिस्टम बनाया जाए तो डिपार्टमेंट पर भी रहता है कि इसमें क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ ना करे। वास्तव में तो ठेकेदार ही ज़्यादा गड़बड़ करता है कि क्वालिटी के लिए पैरामीटर्स कुछ और लिखे होते हैं और जो बनाता है तो उसमें बहुत बार शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनती बाद में है, टूट पहले जाती है। तो अल्टीमेटली कोई ऐसा कोई टेंडर की शर्त थोड़ी होती है कि भी पहले बाद में बने और पहले टूटे। वो तो ये है कि उसकी चोरी पकड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम ये रहना चाहिए। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो पैसे की कोई बंगलिंग होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो है। इसी प्रकार क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी, तो एक अलग व्यवस्था रहेगी कि हर बड़े छोटे काम का क्वालिटी का जो पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए सिस्टम बनाएंगे। टेक्निकल एडवाइजर तो अभी यानी डिपार्टमेंट में अभी भी टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं ही हैं, फिर भी अलग एक अथॉरिटी की इसकी आवश्यकता है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो कोई इस प्रकार का टेक्निकल काम है, कोई मशीनरी है, कोई प्रोजेक्ट है, सब पर निगाह रखें। एक तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इस अथॉरिटी के जरिए माना जाता है। नहीं, अथॉरिटी अभी प्रोसीजर उसका बनना है, उसमें क्या इनका मानो आगे वो भी रिकमेंड करेंगे क्या रोल होना चाहिए, डिपार्टमेंट भी रिकमेंड करेंगे, तो उसके नियम तो भी बनने हैं। आज तो अभी मुख्य रूप से उस अथॉरिटी को बनाने के लिए एक मैंडेट मिल गया कि हाँ उस अथॉरिटी को बनाना है। पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, चेयरमैन बनेंगे, मेंबर बनेंगे, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस चालू होगी। सब चीज़ों को क्वालिटी में सप्लाई है, जो सप्लाई ऑफ मटेरियल उसको भी चेक करेंगे। मान लो कोई आउटडेटेड, अब सीमेंट भी है बहुत पुरानी है, खराब हो जाती है, सरिया है, सरिया में जंग लगा हुआ है, वो भी अगर खराब होगा
बिल्डिंग में कहीं कंस्ट्रक्शन के काम में लापरवाही बरती गई। जैसे अब चिंतल का एक विषय आया गुरुग्राम का, उसके अंदर जो जानकारी मिल रही है कि पानी का ही खराबी थी, पानी जो उपयोग ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण से जंग भी लगा है लोहे को। तो कोई भी कारण होते हैं, उन सब चीज़ों के वो चेक करेंगे। अभी तक तो क्या था कि कोई भी चीज़ खराब होती थी उसकी सैंपलिंग लेकर के हम कभी किसी लैब पर, कभी किसी लैब पर, रुड़की लैब में, कभी श्रीराम लैब में, कभी कहीं। हो सकता है यहाँ कोई ना कोई ऐसा सेटअप भी हम बनाए कि उस सेटअप में हर प्रकार की चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल के नाते से उसको चेक करने का विधि विधान बनाना पड़ेगा। मेरा काम है देखना ये आखिर नीचे फील्ड में चीज़ें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के खुश होते रहे और नीचे कुछ पहुंचे नहीं, तो उसका लाभ क्या है? आखिर इन चीज़ों से हमें भी विश्वास बना कि जो चीज़ें हमने पहली बार नहीं की हैं, जनता के द्वार तक जाने के लिए सेवाएं और जो हमारी योजनाएं हैं वो कितनी पहुंची हैं, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। बहुत सी चीज़ें नए नए अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं। जैसे एक किसान ने कहा कि जो नहर का पानी मोरी में जाता है ना, तो उस समय वो जो सॉकेट होती है, उस सॉकेट पर कोई चीज़ अड़ जाती है, कभी चलते पानी में कोई बोतल आ गई, कुछ और आ गया तो फंस जाती है। और फंस जाती है तो हमें उसको निकालने के लिए कई बार गहराई में होता है तो नहर में उतरना पड़ता है, ठंड का मौसम होता है तो वो बहुत मुश्किल आती है। तो इसका कोई और तरीका किया जा सकता है क्या? मैंने कहा बताओ क्या कर सकते हैं। वो करने लगे जो उस जगह पर ना होकर के थोड़ा वहां से तो पाइप से पानी आए, थोड़ा आगे चल करके एक हौद बनाई जाए और उस हौदी में वहां सॉकेट हो ताकि हम नीचे झुक करके अगर उस वहां फंस जाए कुछ झुक करके निकाल सके, पानी में ना जाना पड़े। मैंने इंजीनियर को बुलाया तुरंत, मैं कभी क्या कह रहा है ये। अब वो अपनी बातें इधर उधर एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने कहा तेरे से बढ़िया तरीका बताया इसने, 1 महीने में इसको इसी ढंग से सॉल्यूशन करके दिखाओ, सफल हो असफल हो तब बताओ मुझे। तो मैंने तुरंत उसको कहा लागू करो। ऐसे ही एक सज्जन ने कहा कि पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं जो कंडम हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं या जिनकी किलोमीटर पूरी हो जाती है, उनको ऑक्शन करते हैं, मतलब उनको बेचते हैं, ऑक्शन नहीं बेचते हैं। और अभी जो है डीसी और ये जो है ना मैनुअली उसको बुला करके लोगों को तब उसकी बोली कराते हैं और सब हेरा फेरी करते हैं, जिसको देनी होती देते हैं। इसको आप ऑनलाइन करो। हमने कहा कल से ही डीजीपी को मैंने कह दिया कि इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में कोई भी कहीं बैठा उसी गाड़ी का देखेगा, अपना उसको आके लेने हो के आके देख जाएगा, इंस्पेक्शन करना कर जाएगा, लेकिन बोली वहां भी वो ऑनलाइन ही लगाएगा ताकि हर किसी को पता लगे कि ये गाड़ी इसमें मिल रही है, बिक रही है। 12, 13, 14 अभी अप्रैल में पलवल जिले में ये मेरा दौरा होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने दौरे पर हो रही विपक्ष की बयानबाजी पर पलटवार किया और कहा कि विपक्षी मेरे भिवानी दौरे से घबरा रहे हैं। धरातल पर सरकार की योजनाओं को देखना मेरा काम है और इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा करने वाले बुजुर्गों ने प्रदेश की मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। बुजुर्गों का यह कहना है कि रोडवेज बसों में उनका अब आधा किराया लग रहा है और वो सरकार की इस नीति से काफी खुश हैं कि सरकार अब बुजुर्गों का सम्मान कर रही है। और वहीं बस कंडक्टर बुजुर्गों के आईडी प्रूफ कार्ड देख करके उनको 50% की रियायत उनकी टिकटों में दे रहे हैं। बता दें कि सरकार की ओर से 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का किराया आधा किया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। बुजुर्गों को मनोहर सौगात। हरियाणा सरकार ने दी बुजुर्गों को राहत। 60 साल के लोगों का बस में लग रहा आधा किराया। बुजुर्गों ने मनोहर सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। दरअसल हरियाणा की रोडवेज बसों में 60 साल के बुजुर्गों को किराए में 50% तक की छूट मिल रही है।
चाहे वे बस प्राइवेट हो या फिर सरकारी, जिसके लिए प्रदेश के बुजुर्गों ने मनोहर सरकार का आभार व्यक्त किया है। पहले ये सुविधा 65 साल के बुजुर्गों को मिल रही थी। हालांकि बुजुर्ग महिलाओं के लिए सीमा 60 साल ही थी, लेकिन अब बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके बाद बुजुर्ग बस स्टैंड से अपना बस पास बनवा सकते हैं। भगवान साहब कहाँ जा रहे हैं? कोराली। कितनी उम्र के आसपास? मेरी 60 से ऊपर। तो जो गवर्नमेंट तरफ से रूल निकला है, जो 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर की हाँ आधा किराया लगेगा, हाँ तो जी। कितना किराया का काट लिया? आधा किराया लिया जी मेरे से कोराली। आधा। तो गवर्नमेंट के रूल से खुश है, लाभ आपको मिल रहा है? लाभ मिल रहा है जी। मैंने तो अपना कार्ड भी बनवा रखा है तो जी। क्या चीज़ दिखाई थी, क्या आईडी आपने दिखाई थी? जो मैंने ये सीनियर सिटीजन कार्ड जो गवर्नमेंट ने क्या नाम है? क्या नाम? कहाँ जा रहे हो? कोराली जा रहे हो। कितना किराया आपका लगाया गया? आधा किराया लिया गया आपसे। क्या कुछ आईडी आपको दी गई है? किससे? कार्ड दिखाया। कौन सा कार्ड दिखाया गया? आधार कार्ड दी। तो गवर्नमेंट के जो ये रूल है, तो काफ़ी लाभ आपको मिल रहा है इससे, खुश हो? बल्लभगढ़ आए किस लिए? भैया, ये लकुआ मार की वैसे न कोई इलाज करवाने करवाने आए? इलाज करवाने हरियाणा रोडवेज बस में आए? हरियाणा रोडवेज बस में आए। तो फिर कितना किराया लगाया था? भैया हमारो आधार कार्ड रखे हम अपनो आधा किराया लग रहा है हमारा। आधा किराया लग रहा है? आधा किराया लग रहा है। अच्छा, तो सरकार के नियम से खुश हो? भाई बहुत बढ़िया खुश है भैया, बहुत बहुत पालन कर रही है, बहुत तो इसका लाभ आपको मिल रहा है? मिल रहा है बहुत। ननेवड़े से कैंट आधा किराया लग गया, सरकार का बहुत धन्यवाद है। जो आधार कार्ड, हाँ जी हाँ, बस करना क्या जी, ठीक है, सरकार का धन्यवाद है जी। बस आधा किराया लग रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में कर दी थी घोषणा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में घोषणा की थी और उसी घोषणा पर अमल करते हुए परिवहन विभाग की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं सीएम ने बजट भाषण के दौरान महिलाओं के साथ पुरुषों की आयु सीमा को घटाकर 60 साल कर दिया है। 5300 करने का निर्णय किया है। मैं वर्ष 23-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से 1000 और बसें जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं, जिनमें 200 बसें मिनी बसें होंगी। हरियाणा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके ई टिकटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ई टिकटिंग 6 जिलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी और इस साल 31 मार्च तक सभी जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। ई टिकटिंग प्रणाली से पर्याप्त परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों को वास्तविक समय आधार पर सीट की उपलब्धता और आगमन समय के बारे में अधिक व्यापक जानकारी भी मिलेगी। सरकार का नजदीकी वास्तविक समय में यात्रियों की संख्या की गणना करने और राजस्व रिसाव का पता लगाने के लिए बसों में सेंसर लगाकर हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है। इन उपायों से टिकट राजस्व में सालाना करीब 150 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सेवा शुरू करेंगे तथा गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार करेंगे। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अग्रिम चरण में है, जिनमें से 175 मिनी बसें हैं। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग की साझेदारी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि वर्ष 23-24 में सभी शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पहला बस पोर्ट चालू करने, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 22 में हुआ था, के अनुभव के आधार पर मैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र पीपीपी पद्धति पर गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में 6 नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट और गुरुग्राम में सिटी सेंटर के पास एक सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% छूट मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिक अपने निकट और परिजनों से अधिक बार मिलने में सक्षम होंगे। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए
प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सरकार ने एक पहचान बनाई है। चालक लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और रोड परमिट से संबंधित 37 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सिर्फ हरियाणा वालों को ही मिलेगा फायदा। अधिकारियों की माने तो ये लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र होना बेहद अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र डेटाबेस से सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसी के बाद संबंधित रोडवेज महाप्रबंधक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को रियायती वरिष्ठ नागरिक बस पास जारी करेंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार बुजुर्गों के हित में लगातार कार्य कर रही है, जिससे कि बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन सके और उनकी निर्भरता को कम किया जा सके। यहीं पर मंथन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी बजट सत्र में बुढ़ापा पेंशन में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी की है। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।